नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे खान सर के हिस्ट्री का पीडीएफ 27 जो है प्रमुख प्रस्ताव एवं सम्मेलन। तो आइए जाने एक मेजर प्रोफेशनल एंड कॉन्फ्रेंस चैप्टर। अगस्त प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ देने से इनकार कर दिया। तब अंग्रेजों ने भारतीयों को साथ में लाने के लिए वायसराय लेनिथगो के द्वारा 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया। इसमें गांधी जी इसमें निम्नलिखित बातें कही गई। इसमें कहा गया कि अगर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत अंग्रेजों का साथ देता है तो हम उनके लिए डोमिनियन स्टेट की बात करेंगे। वायसराय के परिषद में भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। संविधान बनाने के लिए संविधान सभा पर विचार किया जाएगा। अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस सहित मुस्लिम लीग ने भी अस्वीकृत कर दिया, अतः यह प्रस्ताव असफल रहा। इसके जवाब में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त प्रस्ताव के विषय में कहा कि जिस डोमिनियन स्टेट की स्थिति पर यह प्रस्ताव आधारित है वह दरवाजे में जड़ी जंग लगी कील की तरह है। व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार अर्थात महाराष्ट्र नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। इस सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के लिए क्रिप्स प्रस्ताव भारत आया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत के राजनीति और वैधानिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स मिशन के तहत कांग्रेस के अधिकारी वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे। यह प्रस्ताव 30 मार्च 1942 को प्रस्तुत किया गया। इसमें भारतीयों के आगे यह प्रस्ताव रखा गया कि यदि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय उनका साथ देंगे तो युद्ध के बाद भारतीय संघ बनाया जाएगा। एक भारतीय संघ बनाया जाएगा, राज्यों की स्वायत्तता दी जाएगी। वायसराय के परिषद में अर्थात वायसराय के कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी जाएगी और एक बार कौंसिल का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय भी होंगे। इस प्रस्ताव को कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों से अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स प्रस्ताव असफल रहा। गांधी जी ने इस पर कहा कि यह एक आगे की तारीख की चेक अर्थात पोस्ट डेटेड चेक था। जवाहरलाल नेहरू ने इसे कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक था जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स प्रस्ताव की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव रखा। इन्होंने इस आंदोलन के रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू को दे दी। 1 अगस्त को तिलक दिवस पर इलाहाबाद में पंडित नेहरू ने कहा, हम आग के साथ खेलने जा रहे हैं और हम दोधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। इस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस के वार्धा अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से प्रारंभ होना था, किंतु अंग्रेजों ने 9 अगस्त को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी नेताओं को रात में ही गिरफ्तार कर लिया, अतः यह आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया। राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में गिरफ्तार किया गया, किंतु वे जेल का दीवार फांक कर भाग गए, अतः आंदोलनकारियों को संगठित कर आजाद दास्ता का गठन किया गया। महात्मा गांधी तथा सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में गिरफ्तार कर लिया गया। आगा खां पैलेस में कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी। चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार
किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो मुंबई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। इसे ही ऑपरेशन रूबिकॉन कहते हैं। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इस आंदोलन के समय महात्मा गांधी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर थे। गुप्त रूप से मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्हें महामना कहा जाता है। मुंबई तथा नासिक में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की गई। उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया एवं बी.एम. खाकर ने भूमिगत कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इस आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय पर तिरंगा झंडा लहराने के लिए विद्यार्थियों का एक समूह आगे बढ़ा, जिस पर पटना के जिलाधिकारी आर.एस. ने गोली चलवा दी, जिसमें 7 विद्यार्थी शहीद हो गए। इस घटना को सचिवालय हत्याकांड कहते हैं। इस घटना के दौरान रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटना बिहार के मुंगेर में हुई थी। इस आंदोलन के दौरान बलिया में चेतू पांडे ने अपनी स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी। इस आंदोलन के दौरान बड़े नेताओं की गिरफ्तार के बाद मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा अरोड़ा आसफ अली ने फहराया था। कनकसता बरुआ असम भारत छोड़ो आंदोलन के समय गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलाबारी में शहीद हो गए थे। सतारा में नाना पाटिल तथा वाई.बी. चौहान के द्वारा सरकार की स्थापना की गई, जो सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी। इस आंदोलन में अरोड़ा आसफ अली, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता आदि महिलाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस आंदोलन में हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियन पार्टी ऑफ पंजाब एवं मुस्लिम लीग ने भी भाग नहीं लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत ही सी राजगोपालाचारी ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1944 में द वे आउट नामक अपना प्रपत्र जारी किया था। इस आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति लॉर्ड वेवेल, जबकि गवर्नर वायसराय लॉर्ड लिनिथगो थे। इस समय के वायसराय लिनिथगो ने भारत के दमन के लिए हवाई जहाज से गोली चलाने का निर्णय लिया, परंतु यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। वेवेल योजना लिनिथगो के बाद भारत के वायसराय वेवेल बने। इन्होंने 21 मार्च 1945 को भारत के सभी राजनीतिक दलों को आपसी समन्वय बनाने के लिए तथा भारत की स्थिति सामान्य बनाने के लिए 14 जून 1945 को एक योजना बनाई। इस योजना को ही वेवेल योजना कहते हैं। इस योजना के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। इस योजना के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। केंद्र में एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त शेष सदस्य भारतीय होंगे। इसमें कार्यकारी परिषद में हिंदुओं एवं मुसलमानों की संख्या बराबर होगी। कांग्रेस के नेता शीघ्र ही रिहा कर दिए जाएंगे। गवर्नर जनरल बिना किसी कारण से निषेधाधिकार अर्थात वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। वेवेल योजना पर विचार विमर्श करने के लिए भारत के ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसे शिमला सम्मेलन कहते हैं। शिमला सम्मेलन वेवेल योजना के तहत 25 जून से 14 जुलाई 1945 तक शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में विभिन्न राजनीतिक दलों के 21 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मुस्लिम लीग की ओर से जिन्ना तथा कांग्रेस की ओर से अबुल कलाम आजाद ने भाग लिया था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, जबकि वे इस सम्मेलन के दौरान शिमला में ही थे। इस वेवेल योजना के प्रावधानों को बताया गया कि जिसकी मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। वायसराय के 14 सदस्यीय परिषद में वायसराय तथा सेनापति का पद ब्रिटेन के पास रहेगा तथा शेष 12 पदों पर भारतीय होंगे। परिषद में भारतीय 12 सदस्यों में 6 मुस्लिम तथा 6 हिंदू सदस्य रहेंगे, अर्थात हिंदू तथा मुस्लिम की संख्या समान रहेगी। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय खुद का संविधान बनाएंगे। विवाद का कारण मुस्लिम लीग का कहना था कि 6 मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम लीग से ही किया जाएगा, जिस पर कांग्रेस
सहमत नहीं थी, जिस कारण 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड वेवेल ने यह घोषणा कर दिया कि शिमला सम्मेलन विफल रह गया। अबुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि शिमला सम्मेलन की विफलता भारत के राजनीतिक इतिहास में एक जल विभाजक की सूचक थी। इस सम्मेलन के विफलता के बाद मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। नौसेना विद्रोह। आईएनएस तलवार ने सैनिकों के 18 फरवरी 1946 को भेदभाव के कारण विद्रोह कर दिया। देखते ही देखते विद्रोहियों की संख्या 5000 हो गई। इन सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज का विल्ला अर्थात लोगो लगाया तथा आज़ाद हिंद फौज का झंडा लहराया, जिस पर दहाड़ता हुआ शेर का चिन्ह बना हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने इस विद्रोह का कठोरतापूर्वक दमन किया तथा एडमिरल गोल्फ्रेड को आदेश दिया गया कि चाहे संपूर्ण नौसेना शक्ति नष्ट हो जाए, परंतु इसका दमन जल्द से जल्द कर दिया जाए। सरदार पटेल की मध्यस्थता में 25 फरवरी 1946 को विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन्हें ही नौसेना विद्रोह कहते हैं। कैबिनेट मिशन। इंग्लैंड की लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया कि 1948 तक ब्रिटिश हिंदुस्तान छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। यह मिशन 29 मार्च 1946 को भारत आया, जिसमें 3 मंत्री थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, नौसेना मंत्री अलेक्जेंडर तथा भारत सचिव पैथिक लॉरेंस थे। कैबिनेट मिशन ने घोषणा की। इस मिशन का उद्देश्य भारत की आंतरिक सरकार के गठन के लिए आवश्यक प्रबंध करना तथा संविधान का निर्माण करने के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार करना था। कैबिनेट मिशन में 2 प्रावधान किए गए। संविधान सभा, जिसमें 389 सदस्य होंगे, थे। अंतरिम सरकार अर्थात प्रोविजनल गवर्नमेंट। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष लॉर्ड वेवेल थे। कैबिनेट मिशन के पृथक पाकिस्तान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिस कारण भारत में सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे। माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 27 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन 34वें वायसराय बनाकर भारत भेजे गए। उन्हें यह विशेष हिदायत दिया गया कि यथासंभव भारत को संयुक्त रखा जाए। माउंटबेटन ने भारत को संयुक्त रखने का प्रयास किया, किंतु सांप्रदायिक तनाव के कारण बाल्कन प्लान के तहत भारत का विभाजन कर दिया गया। 2 अप्रैल 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी ने सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाए दिया जाए, कम से कम इससे देश का विभाजन तो नहीं रुक जाएगा। परंतु गांधी जी के इस सुझाव का जवाहरलाल नेहरू तथा वल्लभ भाई पटेल ने विरोध कर दिया। 3 जून 1947 को भारत विभाजन योजना प्रस्तुत की गई, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा का निर्वाचन किया गया। 4 जुलाई 1947 को भारत के स्वतंत्रता का विधेयक ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्र विधेयक पारित हो गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान का निर्माण हुआ तथा 15 अगस्त को भारत को स्वतंत्रता मिल गई। अंतरिम सरकार। इसका निर्माण क्लेमेंट एटली ने 2 दिसंबर 1946 को किया। उस समय वायसराय वेवेल थे। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष वेवेल थे तथा उपाध्यक्ष नेहरू जी थे। अंतरिम सरकार के मंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, सरदार पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, जान मथाई उद्योग मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री, होमी जागीर भाभा ऊर्जा मंत्री, योगेंद्र नाथ कानून मंत्री, राजगोपालचारी शिक्षा मंत्री, जगजीवन राम श्रम मंत्री। 1951 से 52 के चुनाव के फलस्वरूप बनने वाली पहली सरकार में विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। भारत प्रेस का विकास। भारत में प्रेस का प्रारंभ 1956 से पुर्तगालियों ने गोवा से किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में मुंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया। 1780 में जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने भारत का पहला अखबार द बंगाल गजट या द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नाम से प्रकाशित किया।
1980 में ही प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय पत्र बन चुका था। सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में लागू किया। किसी भी भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन गंगाधर भट्टाचार्य ने किया, जबकि हिंदी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र उदंड मार्तंड था, जिसका प्रकाशन 1826 में कलकत्ता से जुगल किशोर ने किया था। भारत में राष्ट्रीय प्रेस की स्थापना का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र संवाद कौमुदी 1821, फारसी भाषा में मिरातुल अखबार 1822 तथा अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मनिकाल का प्रकाशन भी किया। राजा राम मोहन राय की सामाजिक तथा धार्मिक विचारों के विरोध में 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन भवानी बंदोपाध्याय द्वारा कलकत्ता में किया गया तथा बम्बई में 1822 में गुजराती भाषा में दैनिक बम्बई समाचार का फर्दूनजी ने प्रकाशन किया। 1851 में दादाभाई नौरोजी द्वारा रस्तोगोफ्तार तथा अखबारे सौदागर का प्रकाशन गुजराती में किया गया। हिंदुस्तानी तथा एडवोकेट ऑफ इंडिया का संपादन भी दादाभाई नौरोजी ने किया था। 1853 में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने हिंदी पेट्रियोटिक का प्रकाशन कलकत्ता में किया। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन पूरे भारत में चर्चा का विषय बन गया। क्रिस्टोफर दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। यह हरिश्चंद्र मुखर्जी के मृत्यु के बाद इनकी पत्रिका हिंदू पेट्रियोटिक का संपादन हुआ। अनुज्ञप्ति नियम द लाइसेंसिंग रेगुलेशन, यह नियम जॉन एडम्स द्वारा पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत मुद्रा तथा प्रकाशन को प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। इस अधिनियम के तहत 1823 में मिरातुल अखबार को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड रिटन ने भारतीय प्रेस का गला घोटने वाला अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया। इस अधिनियम को मुख बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसा सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। यह भारतीय भाषाओं में छापे जाने वाले अखबारों पर ही लागू होता था। इसके तहत अखबार छपने से पहले अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती थी। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। इस अधिनियम के द्वारा ईश्वरचंद्र विद्यासागर की पत्रिका सोम प्रकाश को प्रतिबंधित कर दिया गया। वर्नाकुलर एक्ट से बचने के लिए शिविर कुमार घोष तथा मोतीलाल घोष ने अपनी अमृत बाजार पत्रिका को बंगाली भाषा से अंग्रेजी में छापने लगे। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर एक्ट का समर्थन किया क्योंकि पायनियर अंग्रेजी भाषा का अखबार था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। चार्ल्स मेडकॉफ ने भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। समाचार पत्र अधिनियम, यह अधिनियम कर्जन की अलोकप्रिय नीतियों को दबाने के लिए सरकार ने 1908 में द न्यूज पेपर एक्ट समाचार पत्र अधिनियम पारित किया। इस अधिनियम के तहत यदि कोई प्रकाशक समाचार पत्र में हिंसा अथवा हत्या प्रेरित करने वाले तथ्य छापेंगे तो प्रकाशक की संपत्ति एवं मुद्रणालय को जब्त कर लिया जाएगा। इस अधिनियम के तहत बंगाल में वंदे मातरम, संध्या तथा युगांतर देसी समाचार पत्रों को बंद करके उन पर मुकदमा चलाया गया। प्रमुख आधुनिक भारतीय समाचार पत्र। तो अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रमुख भारतीय समाचार पत्र। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।